नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डायबिटिक पेशेंट में शोल्डर पेन क्यों इतना कॉमन है। कहा जाता है कि जिसे डायबिटीज़ होती है उसकी लाइफ में एक बार ज़रूर वो फेज़ आता है जिस समय शोल्डर में पेन आता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैं स्लो समझाऊंगा, कई टेक्निकल वर्ड्स होंगे, कुछ आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं समझ में आएंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि जो जस्ट है वो मैं समझा दूं। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर हम फिर रिवाइज करते हैं शोल्डर जॉइंट का। इस बोन को स्कैपुला बोला जाता है, जो यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी बनाता है। ये आर्म का बोन है, इस जगह का, जिसे ह्यूमरस कहते हैं, जिसके ये आगे के हिस्से को हेड ह्यूमरस कहा जाता है, जो ये जॉइंट बनाता है शोल्डर जॉइंट। इसके चारों तरफ मसल्स का कफ होता है, ऊपर से सुप्रास्पाइनेटस, पीछे से इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, और आगे से सब स्कैपुलरीज। ये चार मसल मिलकर रोटेटर कफ बनाते हैं। इनका फंक्शन होता है शोल्डर पे मूवमेंट करना और शोल्डर जॉइंट को बैलेंस देना, मैकेनिकल बैलेंस देकर इसके मूवमेंट का रेंज बढ़ाना। ये तो हो गई बेसिक बात स्ट्रक्चर की। अब आखिर ब्लड शुगर में क्यों बड़ा कॉमन होता है शोल्डर का पेन। सबसे पहला कारण होता है कि जो एक केमिकल होता है जिसे AGE कहा जाता है, एक्टिवेटेड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। आखिर एक्टिवेटेड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते क्या है। जो शुगर होता है ये शुगर सॉल्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है लिपिड के साथ और फैट प्रोटीन के साथ। जो लिपिड और प्रोटीन के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं या होने देते हैं। लेकिन जब ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी हाई होता है तो वो डायरेक्ट कंपाउंड बनाना शुरू कर देता है लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ। उसके लिए उसे एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है, जो कहा जाता है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं एक्टिवेटेड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या AGE। ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं और कई बार ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं, क्योंकि शुगर तो ब्लड के थ्रू चल रहा है। और जब हाई लेवल पे शुगर जा रहा है तो बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट ऑर्गन्स को ये डैमेज करता चलता है। आखिर शोल्डर जॉइंट में AGE का इंक्रीज लेवल क्या करता है। इसका इंक्रीज लेवल ये क्या करता है, ये जानने के लिए एक चीज़ और समझाना ज़रूरी है कि ये जो मसल्स होते हैं, जो रोटेटर कफ के या कोई भी मसल होता है, वो बोन से जो अटैच होता है वो टेंडन से होता है। मसल डायरेक्टली कभी नहीं अटैच होता है, टेंडन थ्रू बोन पे अटैच होता है। टेंडन जो है एक रोप की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो वाइट होता है कलर में। मसल जो होते हैं वो रेड होते हैं कलर में और काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो टूटता नहीं है। वो बोन को पकड़ के जिधर भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उधर वो खींच के मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब ये रोटेटर कफ पे AGE आते हैं तो ये यहाँ पे कोलेजन की क्वालिटी चेंज करनी शुरू करते हैं, उनमें स्टिकीनेस लाना शुरू करते हैं। जब ये कोलेजन स्टिकी होना शुरू हो जाता है तो ये इसकी क्वालिटी चेंज होने की वजह से ये फ्राइबल हो जाता है और इसमें टियर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो हुआ कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 जो होता है, जो हाई ब्लड शुगर होता है, जो सेल्स टेंडन को बनाते हैं, जो टीनोसाइट्स कहा जाता है, वो उन्हें डायरेक्ट इफेक्ट कर देता है। तो जब टीनोसाइट को वो डैमेज करता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। टेंडन्स मेनली कोलेजन से बनते हैं और इसमें एक स्पेसिफिक कोलेजन होता है जो टाइप 1 कोलेजन कहा जाता है, वो इसे वो स्ट्रेंथ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये उसका प्रोडक्शन को टीनोसाइट पे कम इफेक्ट करके प्रोडक्शन कम कर दिया। जब प्रोडक्शन कम कर दिया तो जो हमेशा रिमॉडलिंग होती रहती है टिश्यू की, जो रिपेयर होता रहता है, वो रिपेयर अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो होता क्या है कि ये टाइप 1 कोलेजन की का प्रोडक्शन कम करके टाइप 3 कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। टाइप 3 कोलेजन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 वो ब्रिटल होता है, वो तुरंत टूट जाता है।
इन फैक्टर की वजह से जो है इसमें टियर होना बड़ा कॉमन हो जाता है। और सबसे कॉमनली जो अफेक्टेड होता है वो ये टेंडन होता है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। चूँकि आप देखेंगे कि ये स्पेस काफ़ी नैरो होता है जिसके बीच से इस टेंडन को आके मूवमेंट करनी होती है। तो इसीलिए रोटेटर कफ में भी जो 4 टेंडन्स हैं, सबसे कॉमन टियर जो है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में होता है। तीसरा कॉमन कारण होता है जो माइक्रोवास्कुलर चेंजेस डायबिटीज़ कॉज करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन की चेन होती है कि एक तो बड़ी आर्टरी होती है, आर्टरी के ब्रांचेज होते हैं जो आर्टेरियोल्स कहे जाते हैं, आर्टेरियोल फिर आगे कैपिलरीज में चेंज होती हैं, फिर वहाँ से वेन्यूल्स और वेन के थ्रू ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है। डायबिटीज़ जो मेम्ब्रेन होता है आर्टेरियोल और कैपिलरीज को, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब उसको डैमेज करना शुरू करता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इस एरिया का कम होना शुरू होता है जहाँ पे ये डैमेज हो गया रहता है। तो यहाँ पे भी डायबिटीज़ की वजह से माइक्रोवास्कुलर इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो माइक्रोवास्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से रिपेयर काफ़ी स्लो हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी टियर होने के चांसेस भी बढ़ गए, अगर हो गए तो हीलिंग के चांसेस भी कम हो गए। चौथा जो कॉमन कॉज होता है इसका वो होता है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब हाई ब्लड शुगर होता है तो वो बॉडी में एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू कर देता है जिसमें कई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, 2-3 जो काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 हो गया, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा कहा जाता है, TNF अल्फ़ा, ये सारे प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं और ये सेल्स को, टिश्यूज़ को हर जगह डैमेज करना शुरू करते हैं। तो इनका चूँकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इनकी प्रोडक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेटरी पोजीशन बननी शुरू हो जाती है जॉइंट में, जिसकी वजह से मसल्स में, टेंडन में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, फ्लूइड्स बनना शुरू हो जाता है और जॉइंट जो है वीक होना शुरू हो जाता है। पांचवा जो कॉमन कॉज होता है जो इसकी वजह से हाई ब्लड शुगर की वजह से, वो होता है फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस कही जाती है। आखिर ये होता क्या है, ये पूरा जॉइंट एक कैप्सूल से कवर्ड होता है, कैप्सूल इसे कवर करके रखता है जिसके अंदर थोड़ी सी फ्लूइड होती है। वो कैप्सूल के अंदर साइनोवियम होता है, थोड़ी सी फ्लूइड होती है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जो इसके मूवमेंट को स्मूथ बना के रखता है। तो नंबर 1, चूँकि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी टिश्यू आपके बढ़ रहे हैं तो ये फ्लूइड बनना बढ़ जाता है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा, चूँकि कोलाजन की क्वालिटी चेंज हो गई है और जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि AGE की वजह से कोलाजन की स्टिकीनेस बढ़ जाती है, तो कोलाजन आपस में चिपकना शुरू करते हैं। जो कैप्सूल है, कैप्सूल के पोर्शंस को धीरे धीरे आपस में चिपकाते चले जाते हैं, इसीलिए इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। अब ये मान लीजिए यहाँ कैप्सूल है, अब ये पोर्शन चिपक गया तो यहाँ की मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। और जहाँ मूवमेंट की कोशिश कीजिएगा, जो फाइब्रोसिस हुई है उसमें जहाँ मूवमेंट होगी शोल्डर जॉइंट में पेन आना शुरू होगा, पेन होगा तो आप मूवमेंट नहीं करेंगे। तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस काफ़ी कॉमन होता है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है कि कंधे की मूवमेंट में ही पेन आनी शुरू होती है। और छठा कॉमन कॉज होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जितने नर्व्स होते हैं बॉडी में सबको वो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं ब्लड, क्योंकि जो सबसे माइक्रोवास्कुलर एरिया जो होता है, जो सबसे छोटे आर्टरीज होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं डायबिटीज़ में, तो नर्व का भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से नर्व प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आसपास में डायबिटिक पेशेंट होंगे, पैर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, पैर में सूना हो जाता है या बर्निंग सिंड्रोम हो जाता है कि पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है, जो काफ़ी कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट में। वैसे ये शोल्डर में जो मसल्स हैं उनको जो नर्व सप्लाई करता है, जो जॉइंट में प्रोप्रायोसेप्शन होता है कि क्या पोजीशन है उसको नर्व सप्लाई करता है, वो सारे इफेक्टेड हो गए तो उनके इफेक्ट होने की वजह से ये जॉइंट इफेक्ट होना शुरू होता है। क्या क्या इससे प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो ये मसल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो जो एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी थी वो मैकेनिकल स्टेबिलिटी आपकी डिरेंज हो जाती है।
दूसरा जो मसल का रिट्रैक्शन होता है, एक्टिवेशन टाइम होता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो वो प्रोलॉन्ग होने से मसल का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जब मैकेनिकल इम्बैलेंस होना शुरू होता है तो उसकी वजह से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये मसल में, चूँकि इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग वगैरह आ चुकी है, ये मैकेनिकल इम्बैलेंस आ चुका है, उसकी वजह से इसके टीयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये इस पोर्शन पे रगड़ खाना शुरू होता है, इम्पिंज हो जाता है, इम्पिंजमेंट की वजह से इसमें टीयर आ जाता है। दूसरा, चूँकि मैकेनिकल इम्बैलेंस से बोन्स आपस में रगड़ खानी शुरू होती हैं तो जॉइंट में अर्थराइटिस सेटिंग करना शुरू हो जाता है, अर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गए 6 मेन फैक्टर। इसके अलावा जो बरसा होते हैं, जो पाउचेज होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड होती हैं, वो शुगर में वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह फ्लूइड ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बर्साइटिस वगैरह होनी शुरू हो जाती है, जो फिर अपने में पेन कॉज करते हैं। तो आपने देखा कि कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये शोल्डर जॉइंट डायबिटिक पेशेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट में पूरे अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी शोल्डर में पेन आएगा ही आएगा। बहुत कम लोग होते हैं डायबिटिक पेशेंट जो अपने शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, उनमें ही शोल्डर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जिनमें भी शुगर लेवल ज़्यादा जाता है, जिनका पुअर कंट्रोल होता है, उनमें शोल्डर पेन आता ही आता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।